स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मानसी दवे और शरद दुबे मुंबई स्टूडियो से। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है और निफ्टी के अगर हम सुधार की बात करें तो निचले स्तर से करीब 100 अंकों की रिकवरी है। 25,200 के ऊपर फिर से आ गया है और निफ्टी बैंक में भी तेजी है। डबल सेंचुरी लगाकर 57,200 के ऊपर कारोबार कर रहा है और रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 400 पॉइंट दूर है निफ्टी बैंक। तो आज बैंकिंग शेयरों ने बाजार को सपोर्ट करने का काम किया और नेस्डेक से संकेत मिल गए थे कि आईटी में आज तेजी होगी। सुबह हमने हाईलाइट किया भी था और आईटी शेयरों में भी आज मोमेंटम अच्छा है। विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस ये तीनों के तीनों शेयर निफ्टी के टॉप 10 गेनर्स में शामिल हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर पर नजर डालिए क्योंकि शुरुआत आज वीक हुई थी लेकिन लोअर लेवल से क्या शानदार रिकवरी आई है और ये डे हाई पर इस वक्त आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है। सवाल यह है कि आपकी रणनीति बाजार में होनी क्या चाहिए। बाय ऑन डिप्स करने से पैसे तो बन रहे हैं। अब यहां से क्या निफ्टी में गुंजाइश और है ऊपर जाने की? कौन सा लेवल पार कर लेगा तो तेजी का कंफर्मेशन फिर से बाजार में आ जाएगा? इन तमाम सवालों पर आगे हम चर्चा करेंगे और आपको एक से बढ़कर एक बढ़िया ट्रेड हम बताएंगे अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से। खबरें भी होंगी और भाई बहुत सारी स्पेशल रिसर्च भी हम लेकर आएंगे। लेकिन चलिए पहले आपको दिखा देते हैं कि इस शो में हम करने क्या वाले हैं। एक झलक पहले देखते हैं। 2:05 पर वायदा बाजार का चेक लेंगे और समझेंगे कि एफएनओ के जो लेवल्स हैं, वायदा की ऑप्शंस की जो चेन है उससे संकेत क्या मिल रहे हैं बाजार की दिशा को लेकर। 2:10 पर हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से उनके क्लोजिंग ट्रेड्स। इसके अलावा 3 बजे होगा मार्केट एट 3:10 पर बीटीएसटी और एचसीबी के ट्रेड्स होंगे और 3:20 पर हम लेकर आएंगे आपके लिए इवेंट्स टू वॉच, यानी कि कल कहां पर नजर रहेगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आजकल तो रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है तो रिजल्ट्स पर ही हम फोकस करने वाले हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातें। आज की जो मेजर हाईलाइट्स है उस पर नजर डालते हैं। तो निचले स्तर से रिकवरी अच्छी है। निफ्टी करीब 100 अंक सुधरा है। 25,225 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक 225 अंक चढ़कर 57,200 के ऊपर निकल गया है और कल की भी हमने तेजी देखी, आज भी तेजी। लगातार 3 सत्र से निफ्टी बैंक में तेजी हो रही है। परसों हमने देखा था कि हल्की सी तेजी पर बंद हुआ था। सरकारी बैंकों में जोरदार तेजी है और तेजी को लीड कर रहा है सरकारी बैंकों का जो लीडर है वो है एसबीआई। एसबीआई में 25,000 करोड़ रुपए के क्यूआईपी आने की खबर चल रही है। ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि बैंक पूंजी जुटाने वाला है और एलआईसी को भी 7,000 करोड़ रुपए के शेयर जारी हो सकते हैं। एलआईसी ऑलरेडी एक बड़ा निवेशक है। तो ये पीएसयू बैंक में आज एसबीआई फोकस में है और काफी टाइम के बाद 22 अप्रैल के बाद 830 रुपए के ऊपर के भाव हम देख रहे हैं एसबीआई के शेयर में। चुनिंदा ऑटो शेयरों में रफ्तार है। मैंने 2% ऊपर है। डे हाई पर ये कारोबार कर रहा है। लेकिन बाकी अगर हम देखेंगे तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है ऑटो शेयरों में। कल हमने देखा था कि तेज मोमेंटम बना था हीरो मोटो की अगुवाई में। लेकिन सिलेक्टिव आईटी में आज बाइंग है। विप्रो करीब 2% ऊपर है और नेस्डेक लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रहा है। अमेरिका में जो टेक हेवी जो इंडेक्स है और उससे भारतीय आईटी शेयरों को भी सपोर्ट मिल रहा है। तो जो निराशा थोड़ी पैदा हुई थी टीसीएस के बाद एचसीएल टेक से, वो निराशा आज के सत्र में थोड़ी सी दूर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन 23 तारीख पर नजर रहेगी जब इन्फोसिस अपने नतीजे जारी करेगी। वेटेज के लिहाज से ये निफ्टी का सबसे बड़ा शेयर है तो उस पर देखना होगा कि नतीजे कैसे आते हैं और क्या दिशा मिलती है यहां से आईटी शेयरों को लेकर। लेकिन चलिए जरा ये समझ लेते हैं कि बिग बजर्स कौन से हैं आज के और कहां पर एक्शन हो रहा है खबरों के दम पर। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज कहां एक्शन है बाजार में? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून शरद। एक्शन तो है बाजार में। रिकवरी निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी पिछले 1 घंटे में ही एस्टैब्लिश होती हुई दिखी है और स्टॉक वाइज और सेक्टर वाइज भी काफ़ी हद तक बजिंग कैंडिडेट्स मिल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच की अगर बात करें तो सबसे पहले तो शिल्पा मेडिकेयर के स्टॉक पर एक नज़र होनी चाहिए क्योंकि कंपनी के जो बेंगलुरु का यूनिट है उससे EIR मिला है। यूएस एफडीए की तरफ से एस्टैब्लिश इंस्पेक्शन रिपोर्ट आई है जिसके चलते शिल्पा मेडिकेयर के स्टॉक पर फोकस है। ऑब्जर्वेशंस आए हैं और ऑब्जर्वेशंस के बाद स्टॉक में हम देख रहे हैं करीब 5% की तेजी के साथ आज कामकाज। वैसे भी ये पूरा का पूरा खेमा जो है वो परफॉर्म कर रहा है और स्टॉक वाइज में मजबूती जो है वो काफी हद तक देखने को मिली है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी नजर है और बैंकिंग मेजर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी एक खबर आई है। सोर्सेज के हवाले से खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 25,000 करोड़ का क्यूआईपी लॉन्च कर सकती है ड्यूरिंग दिस वीक इटसेल्फ और इसी खबर के चलते हम देख रहे हैं करीब 2% की तेजी। बात करते करते तेजी जो है वो लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बुलेटिन में आगे एक्सपर्ट से जानेंगे कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में एसबीआई पर इस खबर के चलते भी टेक्निकल फंडामेंटल आउटलुक्स क्या बन रहे हैं। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्लेस जो हैं वो लगातार फोकस में है। नतीजे आए हैं कुछ तमाम
तमाम कंपनियों के, और उसके ठीक बाद हम मैनेजमेंट से भी बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर नजर रखिएगा जरूर। ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। 3% की गिरावट स्टॉक में आप देखेंगे। इन्वेस्टेक और साथ ही इलारा दोनों की डाउनग्रेड रिपोर्ट्स आई हैं। इन्वेस्टेक ने डाउनग्रेड किया है, खरीदारी से इन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है, और इलारा ने डाउनग्रेड किया है बाई से एक्यूमुलेट की रेटिंग यहाँ पर। और इसी के चलते ब्रोकरेजेस की डाउनग्रेड रिपोर्ट्स और कन्विक्शन कम होने के चलते हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू में करीब 3% की गिरावट पर ट्रेड हो रहा है। हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन आज सुबह से ही नजर आ रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देखें, आधार हाउसिंग फाइनेंस देखें, करीब 2.5 से लेकर 6% तक के मूव्स। आधार हाउसिंग के स्टॉक में तो 504 के लेवल्स पर 6% ये स्टॉक जो है वो अपसर्ज दिखाते हुए। और इसके अलावा नोटेबल गेनर्स और बजिंग स्टॉक्स की अगर बात करें, स्पेशली पीएसयू बैंक का स्पेस जो है, पंजाब नेशनल बैंक, आईओबी, यूको बैंक, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छा एक्शन इस वक्त 2.5 से 3% तक के गेंस तो नजर आ ही रहे हैं। दिन भर इस तरह का ट्रेंड जारी रहा है। सरकारी बैंकों में खरीदारी का ट्रेंड जो है वो बिल्कुल बरकरार है। वहीं नोटेबल गेनर्स और लूजर्स की अगर बात करें, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, ग्लैंड फार्मा, पेटीएम, ये तमाम स्टॉक्स, और पेटीएम खास तौर से नजर होनी चाहिए। 1000 के पार चला गया है लगातार कई सेशन से मजबूती। इस पर तो रिसर्च कर भी हमने आपको बताया था कि आखिरकार क्या हो रहा है। कल ही इनफैक्ट अभिषेक आप बात भी कर रहे थे पेटीएम पर, हमने डिटेल रिसर्च कर हमारे व्यूअर्स के लिए रखी थी। और आज देखिए 1010 के लेवल्स पर 2.5% के गेंस तो हैं। श्रीराम फाइनेंस और हीरो मोटोकॉर्प लाल निशान के साथ, और ग्लैंड फार्मा में हम देख रहे हैं 4-4.5% की तेजी पर कामकाज। लेकिन ये तो हुई बजिंग स्टॉक्स की बात। इससे आगे अब मार्केट की स्ट्रैटेजी पर भी नजर होनी चाहिए। आज के सत्र में बेंचमार्क्स में शुरुआत में फ्लैट कामकाज जरूर हुआ। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा था जब बाजार खुले, लेकिन इस वक्त अगर देखेंगे दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। मार्केट की ब्रेथ भी पॉजिटिव, एडवांसेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और जहां हमने देखा था 25,121 के स्तर अभिषेक, वहां से करीब 100 अंक रिकवर करते हुए निफ्टी 25,200 के पार इस वक्त खड़ा है। तस्वीर कल जैसी थी वैसी आज कुछ नजर आ रही है। 25,200 के लेवल्स के पार हम कल भी इसी दौरान क्लोजिंग के समय ही मार्केट ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी। आज के सत्र में भी ऐसा ही कुछ, और बैंक निफ्टी तो 300 अंक रिकवर कर चुका है निचले स्तरों से। बिल्कुल मानसी, रिकवरी अच्छी है, और रिकवरी के पीछे वजह यह भी है कि देखिए कोई नेगेटिव खबर आई नहीं है बाजार के लिए। और कल हमने देखा कि 25,000 के लेवल से बहुत ही स्मार्ट उस लेवल को बचाया था कल। उसके बाद हमने अच्छी क्लोजिंग होते हुए देखी थी। और आज फिर से हम देख रहे हैं कि 25,200 के ऊपर निफ्टी क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि कंसोलिडेशन अभी भी देखिए चल रहा है। ये कंफर्मेशन कब आएगा कि कंसोलिडेशन का फेज खत्म हो गया? या तो निफ्टी 25,400 के ऊपर निकल जाए, उसके ऊपर जाकर बंद हो और फिर आगे की चाल देखें हम, तो या फिर 25,000 का लेवल निफ्टी अगर टूटता है तो फिर आप एक ब्रेकडाउन की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज ये 400 पॉइंट के आसपास की रेंज है, और उसके बीचों बीच हम निफ्टी को घूमते हुए देख रहे हैं। आज आईटी से सपोर्ट मिला, बैंकिंग से सपोर्ट मिला, एफएमसीजी शेयरों ने आज बाजार को सहारा देने का काम किया है। लेकिन कल की शानदार तेजी के बाद अगर आप एमएनएम को छोड़ दें तो बाकी जो ऑटो शेयर्स हैं थोड़ी थोड़ी नरमी के ही वो संकेत दे रहे हैं। ग्लोबल संकेत भी बाजार के लिए थोड़े से मिक्स साइड पर हैं। डाउ फ्यूचर में करीब 50 अंकों की नरमी है, नैस्डैक फ्यूचर में करीब 70 अंकों की नरमी है। यूरोप के बाजार की बात करें तो वहां पर मिलीजुली शुरुआत हुई है। तो कंसोलिडेशन जारी है, लेकिन ये है कि अब बुरी खबरें नहीं है बाजार के लिए। हाल फिलहाल तो लोअर लेवल से बाइंग आ रही है और कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा सा लौट रहा है। निफ्टी की बात करें तो जो एक अच्छा सपोर्ट का लेवल फिलहाल अभी के लिए दिख रहा है, प्योरली इंट्राडे के लिए जो बचा हुआ सत्र है 25,100 पर अच्छा सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,300 पर निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है। मे बी पूरा का पूरा जो अगला 1-1.5 घंटा है इसी में बीतेगा। और अगर बड़े नतीजे अच्छे आते हैं तो ही बाजार का कॉन्फिडेंस यहां से और बूस्ट होगा, और एक तरफा चाल शुरू होगी। नतीजों का बूस्टर जरूरी है कंसोलिडेशन से निकालने के लिए। अगर कमजोर आए तो फिर क्या है ना कि फिर ब्रेकडाउन भी आप देखेंगे। लेकिन 25,000 और फिर 24,800 तक मामला ना काफी हद तक प्रोटेक्टेड लग रहा है। देखना होगा कि आगे की चाल किस तरह की होती है। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज लगातार तीसरे सत्र में ये तेजी है, और रिकॉर्ड ऊंचाई के से सिर्फ 400 अंक दूर है। अच्छी चीज यह है कि 57,000 के ऊपर बार बार निफ्टी बैंक जा रहा है और उसके ऊपर टिक भी रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक की भी जो चाल जो डिसाइडेड होगी ना, देखिए स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चाल तब और बढ़ेगी जब नंबर्स अच्छे आ जाएंगे एचडीएफसी बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के, और इसके अलावा एक्सिस बैंक के। और इसकी उम्मीद ज्यादा है। उम्मीद ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो Q1 की जो अपडेट्स आए थे उनके डिपॉजिट्स को लेकर, उनकी लोन ग्रोथ को लेकर, वो ठीक ठाक आए थे। तो उम्मीदें बढ़ रही है कि अच्छे नंबर्स आएंगे, और इसलिए हम कह रहे हैं कि निफ्टी बैंक में
कोई भी गिरावट आती है ना तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और जिन्होंने इस स्ट्रेटजी को अपनाया है पिछले 2-3 सत्र में, उन्होंने निश्चित तौर पर निफ्टी बैंक में पैसे बनाए होंगे। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी की ये स्ट्रेटजी। चलिए सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास। हमारे साथ जुड़ गए हैं निमेश ठाकर हैं और तपन दोषी भी हमारे साथ हैं। तपन जिसे हम फंडामेंटल समझेंगे, निमेश जी हमें टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों बताएंगे। तपन जी, निमेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। निमेश भाई, शुरुआत आपसे करेंगे। जरा इंडेक्स को लेकर आप व्यू शेयर कीजिए। निफ्टी 25,200 के ऊपर फिर से रिकवरी अच्छी है। क्या यहां से 150 पॉइंट 200 पॉइंट के लिए एक ट्रेड लें इस लेवल से, या फिर डिप्स का इंतजार करें? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। निफ्टी की अगर बात करें तो 21 ईएमए का जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो 25,220 के आसपास आ रहा है। तो अभी एग्जैक्ट वही लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि अगर यहाँ से आधा घंटा तक अगर निफ्टी सस्टेन होती है तो डेफिनेटली 150 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट का गेन निफ्टी में आ सकता है पोजिशनल बेसिस के ऊपर, क्योंकि फिर से जो अप ट्रेंड हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से अप ट्रेंड को खोते हुए देखा था, वो फिर से एक रिज्यूम हो जाएगा 21 ईएमए के ऊपर। और जो मोमेंटम क्रिएट होगा वो करीबन मेरा मानना है कि ऊपर में 25,500 25,700 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली व्यू बुलिश है। 150 पॉइंट का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बट 25,220 के ऊपर आधा घंटा सस्टेन होता है तो डेफिनेटली निफ्टी के अंदर बाय करके चलना चाहिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस फिर से 25,100 के आसपास आप रख सकते हैं और ऊपर में 25,400 से 25,500 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। ऐसे चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, निफ्टी के जो है फ्रेश लॉन्ग्स आ रहे हैं, प्रीमियम भी देखे तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स पे है। तो अब जो है कन्विक्शन बढ़ते जा रहा है। कल भी हमने रिकवरी देखी और आज भी देखे तो ड्यूरिंग द मिड डेज के बाद जो है एक अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है। तपन, यहाँ पे ऑफ कोर्स देखेंगे आईटी सेगमेंट में अच्छी बाइंग आई और हमने सुबह भी बता दिया था कि टेक महिंद्रा जो उसके अर्निंग्स आ रहे हैं शायद डार्क हॉर्स भी हो सकता है। देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स भी डेज हाई लेवल्स पे हैं और कुछ ग्लोबल संकेत की बात करें तो फ्यूचर्स में उतना भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने मिला। कल नास्डैक भी लाइफ टाइम हाई पे थे और अभी देखिए टेक महिंद्रा डेज हाई पे है, स्टॉक 1.5% के ऊपर चला गया है। तो एक बार तपन आईटी सेगमेंट में अगर बताएं, थोड़ी सी पिटाई ज़रूर हुई थी 3-4 सेशन पहले, लेकिन कल के सेशन में और आज के सेशन में देखें तो आईटी में एक रिबाउंड आ रहा है। तो किस तरह देख रहे हैं आप आईटी सेगमेंट को, और अगर मिड कैप आईटी में कुछ पसंदीदा शेयर है तो वो भी बताएं। जी शरद, देखिए आईटी सेक्टर में ना मैंने काफी टाइम से बोला कि आई एम नॉट सो मच बुलिश। द रीजन वही है कि इनके गाइडेंस उतने अच्छे नहीं है और जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जिस तरह से टीसीएस की कमेंट्री आई, जिस तरह से एक्सेल की कमेंट्री आई, वो दिखा रहा है ना कि वहाँ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यूएस लेवल पे आईटी के लिए बहुत कम हो रही है। यानी कस्टमर स्पेंड नहीं करे और वहां वो बोल रहे हैं कि उनको भी पता नहीं है कि आगे जाके 2-3 क्वार्टर में क्या होगा, किस तरह से डिमांड रहेगी। इवन टीसीएस ने तो अपना वेज हाइक भी कम कर दिया। इवन सोचा था एक्सेल का रिजल्ट ठीक ठाक आएगा, लेकिन उनका भी रिजल्ट इतना खास आया नहीं। ऑफ कोर्स ये थोड़ा रिबाउंड आया है, वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये रिबाउंड शॉर्ट टर्म लग रहा है मेरे को। अगर आप लॉन्ग टर्म एंगल से मैं बात करूं, यहाँ मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूँ, शॉर्ट टर्म में शायद रिबाउंड आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि कुछ क्वार्टर्स म्यूटेड रहेंगे। ये तो बड़ी कंपनी की बात है। इवन मिड कैप में भी अगर आप देखो, जो कोफो, जो परसिस्टेंट हो, एम्फेसिस, वो सब स्टॉक्स अच्छे खासे भाग चुके हैं। तो क्या होता है कि जब बड़ी कंपनियों में वीकनेस आती है तो वो हमें वीकनेस भी मिड कैप कंपनीज में भी दिखती है आगे जाके। एट द एंड सेक्टर तो एक ही है, तो वहां भी शायद हो सकता है वीकनेस रहेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू देख रहे हो तो यहाँ मुझे लगता है कि रुक जाना चाहिए। 1-2 क्वार्टर आप रिजल्ट देखिए और खास करके लार्ज कैप कंपनीज में अभी एंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी भी मुझे काफी वीकनेसेस लग रही है, गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इवन एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफ कोर्स एआई एक बड़ा मैटर है जो आगे जाके इम्पैक्ट आएगा। डॉलर डी वैल्यू और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कस्टमर की वहां से कैसी होती है, सो उस पर ध्यान रखिए। काफी मौके मिलेंगे नीचे के लेवल पे, वहां आप देख सकते, लेकिन अभी के लिए तो मेरी ना होगी आईटी सेक्टर के लिए। सेक्टर पे ना है लॉन्ग टर्म की, या लार्ज कैप कंपनीज की बात करें तो अभी भी गाइडेंस में जो है पूरा क्लैरिटी आया नहीं है। वही मिड कैप आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करें तो रन अप हो गए हैं, तो वैल्यूएशंस क्वेश्चनेबल ज़रूर हैं। तो तपन की तरफ से आईटी का अवॉइड का कॉल है। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की तरफ।
क्लोजिंग ट्रेड्स की तरफ चलते हैं और आपके क्या रहेंगे क्लोजिंग कॉल्स? बजाज हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट स्ट्रक्चर एक अच्छा लग रहा है, जहां पर एक हम लोग एक वॉल्यूम के साथ स्टॉक में आज के सेशन में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है कि स्टॉक काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्म किया था और जिस तरह से हम लोग हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर एक मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है। मेरा मानना है कि ऊपर में शॉर्ट टर्म में 127 130 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो ये लेवल से बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर बाय करना है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो रहे हैं वो 119 का लगाना है और ऊपर में 127 से 130 के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। आज हाउसिंग फाइनेंस पे तो नज़र ज़रूर है और यहाँ पे बाई की खरीदारी आई है, लेकिन एक चीज़ दर्शकों को मैं बता देता हूँ कि एसबीआई की जो फंड रेज अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी एक तेज़ी आई है और ऑफ कोर्स एसबीआई का भी हाउसिंग फाइनेंस का एक बड़ा लोन बुक है। पीएनबी को एक बार स्क्रीन लाइए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को लाइए, जो हमारे टेक्निकल पिक्स भी एफएनओ शो में हम देखे थे, तो सारे स्टॉक्स में जो है एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। और जिस तरह रेट कट्स हुए तो वो जो ट्रांसमिशन होता है एनबीएफसीज को जाता है, तो सबसे पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जो है आप कह सकते हैं कि बेनिफिट आता है। और आप देखिए दिन के ट्रेड में सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपने डेज हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तपन ज़रा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे आपकी राय एक बार बताएं। यहाँ पे देखिए एक अच्छी मोमेंटम आई और ऐसा नहीं है कि ये आप कह सकते हैं डेड कार्ड बाउंस जैसा लग रहा है, क्योंकि एक पोजिशनल ट्रेड आती है जब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज चलते हैं। बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज 0.7 to 3 के प्राइस टू बुक पे चल रहे हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस भी है, डायरेक्टर साहब इसको एक स्क्रीन पे लाएं। तो हाउसिंग फाइनेंस एज अ होल आपको कैसा लग रहा है? क्या पैक में भी मूव देखने मिल सकता है? जी सर, देखिए हाउसिंग फाइनेंस में काफी बुलिश हूँ, क्योंकि आप देखो कि एनबीएफसी को डायरेक्ट फायदा होता है जब भी रेपो रेट कट होता है, और क्योंकि ना उनका जो फंडिंग होता है ना बाकी सब बैंक्स और इंस्टीट्यूशन से होता है, और वहां भी रेपो रेट कट की वजह से उनकी फंडिंग सस्ती हो जाती है। प्लस ये लोग जो लोन देते हैं ना वो काफी हद तक फिक्स इंटरेस्ट रेट में देते हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। अभी जिस तरह से इन्फ्लेशन आया 2.1, तो ऐसा लग रहा है, जो मैंने आरबीआई गवर्नर की कमेंट भी मैंने कल सुनी थी कि शायद और इंटरेस्ट रेट कट होंगे 50 बेसिस पॉइंट, तो हम लोग सोच के चले थे शायद उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो इसका डायरेक्ट फ्लो एनबीएफसी को प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आता है। अगर देखो लिक्विडिटी इनफ है, मोर देन 5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्केट में घूम रही है, तो यहां से मुझे लग रहा है कि इन सब के क्रेडिट ग्रोथ अच्छे रहेंगे। अगर आप देखो तो 15 से 20% के क्रेडिट ग्रोथ हाउसिंग लोन में हो सकता है, और हाउसिंग लोन एक तरह से सेफ माना जाता है क्योंकि आपका बैकअप है। ऐसा पर्सनल लोन और वो सब के क्या होता है, बैकअप नहीं होता है इतना, इसमें बैकअप है, कोलेटरल सिक्योरिटी है, तो एनपीए के इश्यूज भी थोड़े कम होते हैं। तो हाउसिंग फाइनेंस एज अ सेक्टर नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत ही सेफ बेट रहेगा। और जैसे आपने बोला वैल्यूएशन 100% बहुत ही कम है कंपेयर टू, अब जब आप बजाज की बात करो, बजाज फाइनेंस की बात करो या उन सब की बात करो, तो उसके सामने आई थिंक ये सब प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 के 1 के आसपास घूम रहे हैं। अगर मैं एलआईसी हाउसिंग देख लूं या आधार देख लूं, काफी सारे हाउसिंग फाइनेंस है, तो वो मुझे लग रहा है इसलिए ये सेक्टर एक तरह से चलेगा। और यहाँ से मुझे कुछ क्वार्टर मुझे भी यहाँ तेजी लग रही है, तो अगर किसी ने निवेश का आई थिंक बने रहना चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस के सभी स्टॉक स्क्रीन पर एक एक कर लेकर आते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, सारे के सारे स्टॉक्स में मजबूती। और एसबीआई की तरफ से यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्शन एसबीआई पर भी नज़र होनी चाहिए। और अगर वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जो मजबूती है वहाँ पर भी काफ़ी हद तक कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से जाता हुआ देखने को मिला है। एसबीआई के स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त एक्शन है और इस तेज़ी के पीछे की वजह है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, क्यूआईपी की जो खबर आती हुई दिख रही है उसके चलते इतनी अच्छी मजबूती दिन के उच्चतम स्तर पर। लेकिन इस खबर से इतना एक्शन क्यों है और कितनी रकम जुटाने की आखिर योजना है, विस्तार से एक बार अनुराग जोशी से पूरी खबर समझ लेते हैं। अनुराग बताइए। भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक क्यूआईपी लाने की तैयारी कर रहा है, और ये जो तैयारियां हैं एक बहुत ही अग्रिम स्टेज पे हैं। सूत्रों ने 18 स्वदेश को बताया है कि एसबीआई का क्यूआईपी इसी हफ्ते आ सकता है। एसबीआई इस क्यूआईपी के ज़रिए 25,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में है, और इसके लिए उसने बैंक्स नियुक्त किए हैं जो कि सिटी, एचएसबीसी, मॉर्गन स्टैनली, कोटक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स हैं। सरकार की अभी एसबीआई में
57% भागीदारी है। और ये जो पैसा SBI QIP के ज़रिए उठाता है वह कंपनी की जो CET1 जो कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो है उसको जो बढ़ाने में उसको सपोर्ट करने में बैंक की ये मदद करेगी। सूत्रों ने ET Now स्वदेश को ये भी बताया है कि जो LIC है जिसका SBI में 9% से अधिक भागीदारी है वह बैंक में के जो अभी QIP आने वाला है उसमें करीब 7,000 करोड़ रुपए एक एंकर के तौर पे वो पार्टिसिपेट करने की उसकी संभावना देखी जा रही है। और ये माना जा रहा है कि जो QIP है ये 790 से 800 रुपए के दर में लॉन्च होगा। शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो बैंक्स फाइनेंशियल्स में एक्शन, हाउसिंग फाइनेंस में एक्शन और बाजार में भी एक्शन। निचले स्तरों से रिकवरी अगर आप देखेंगे करीब 300 अंकों के बैंक निफ्टी में 57,232 के लेवल्स एट प्रेजेंट 225 अंकों की मजबूती आप पाएंगे। लेकिन निचले स्तरों से आप देखेंगे जहां 56,937 के स्तर भी हमने देखा थे वहां से 57,232 यानी करीब 300 अंकों की रिकवरी इस वक्त बैंक निफ्टी की तरफ से हाथ लगी है। 125 अंकों की रिकवरी हम देख रहे हैं निचले स्तरों से। निफ्टी में भी 25,250 के बिल्कुल नजदीक इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर कह सकते हैं मार्केट इस वक्त ट्रेंड करते हुए। और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में भी जबरदस्त एक्शन है। इस एक्शन में ये तेजी हम आज देख रहे हैं। कल के सत्र में भी सेकंड हाफ में लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में मजबूती मार्केट्स ने देखी थी। लेकिन एक स्टॉक है जो कि लगातार पिछले 5 सेशन से चले जा रहा है, वो है पेटीएम। पेटीएम के स्टॉक में पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के चार्ट्स अगर लेकर आएंगे 1, 2, 3 नहीं करीब 8 से 10% की तेजी देखी जा चुकी है। निमेश गुड आफ्टरनून, आपसे एक टेक जरूर जानना चाहेंगे पेटीएम पर। 1000 के पार इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 2.5% की तेजी पर 1011 के लेवल्स पर। टेक्निकली यहां से क्या और मजबूती नजर आएगी? गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए एक चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा है, ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग रनअप आ चुका है। और मेरा मानना है कि प्रीवियसली हम लोगों ने जो देखा था उस चार्ट स्ट्रक्चर में ऊपर में 1035 के आसपास से स्टॉक के अंदर करेक्शन देखा था। तो डेफिनेटली यहाँ से और 2-3% की जगह बन रही है और यहाँ से 2-3% ऊपर में जा सकता है। बट यहाँ से फ्रेश एंट्री लेने के लिए मेरा मानना है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में एक लोअर लेवल से देखिए 910 के लेवल से ऑलरेडी 10% का मूव पिछले 3 या 4 सेशन में आ गया है। तो यहाँ से फ्रेश एंट्री की जगह नहीं है। किसी के पास लोअर लेवल से पड़े है तो मैं उसको होल्ड करने की राय देता हूँ। ऊपर में 1035 के आसपास अगर ट्रेंड रिवर्सल बनता है तो वहां पर एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक कीजिएगा और फिलहाल फ्रेश एंट्री लेवल से नहीं लेनी है। पेटीएम पर बनती हुई इस वक्त नजर आ रही है 1011 के लेवल्स पर। नई एंट्री से दूर रहें। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो इसे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इंटैक्ट रख सकते हैं इस पोजीशन को। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और 2:20 हुए हैं। बिग एक्शन कैटेगरी वाले स्टॉक्स का समय हो चुका है और आज हमारे साथ स्नेही जुड़ी है बिग एक्शन स्टॉक्स लेकर। जी बिल्कुल, आइए देखते हैं बिग एक्शन स्टॉक्स आज के बाजार में कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और पहले बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। 19 जुलाई को HDFC बैंक बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। इसके साथ साथ एक स्पेशल डिविडेंड के लिए भी, एक स्पेशल अंतरिम डिविडेंड के लिए भी ये चर्चा करेंगे और नतीजों के साथ बोनस शेयर डिविडेंड पर विचार रहेगा और नतीजों के दम पर ये स्टॉक पर हमारी नज़र बनी रहेगी 19 जुलाई को। SBI के बारे में बात करेंगे। बॉन्ड्स के जरिए, बेसल 3 बॉन्ड्स के जरिए 20,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी SBI ने प्राप्त की है और इस हफ्ते लॉन्च हो सकता है 25,000 करोड़ का QIP, ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। तो इन दो कारण की वजह से SBI भी आज फोकस में है। तो ये थे दो बैंकिंग स्टॉक्स, HDFC बैंक और SBI, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। अब इनसे दूर हटकर डिक्सन टेक के बारे में बात करेंगे। क्यूटेक इंडिया में 51% हिस्सा खरीदने के लिए करार किया है डिक्सन टेक ने और चोंग होंग किंग के साथ भी JV किया है, जॉइंट वेंचर किया है। तो इन दो कारण की वजह से डिक्सन टेक भी आज काफ़ी अच्छा मूव देता हुआ और डिक्सन टेक भी आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। अभी 2% ऊपर है ये स्टॉक। बायोकॉन के बारे में बात करेंगे तो उनकी जो सब्सिडरी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, उनको US FDA का अप्रूवल मिल गया है। उनका डायबिटीज़ ड्रग, जो डायबिटीज़ की दवा है, US में लॉन्च करने के लिए FDA से उनको अप्रूवल मिल गया है। तो उसके दम पर बायोकॉन भी काफ़ी अच्छा मूव दे रहा है अभी। और फार्मा क्षेत्र में दूसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो शिल्पा
मेडिकेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है, क्योंकि बेंगलुरु यूनिट जो है कंपनी का, उनको यूएस एफडीए से क्लीन चिट मिल गया है और बेंगलुरु यूनिट को VAI स्टेटस के साथ EIR मिल गया है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है शिल्पा मेडिकेयर, और ये स्टॉक लगभग 5% ऊपर है जब हम बात कर रहे हैं अभी। और आखिर में बात करेंगे NLC इंडिया के स्टॉक के बारे में। कैबिनेट से NLC इंडिया को निवेश बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। प्राइवेट सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है, और सब्सिडियरी NIRL जो उनकी सब्सिडियरी है के जरिए निवेश बढ़ाया जाएगा। तो इसके दम पर ये स्टॉक में भी हमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अभी के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3% अपटिक देख सकते हैं NLC इंडिया में। तो ये थे आपके कुछ बिग बजर स्टॉक्स जहाँ पर मार्केट की नज़र अब बनी हुई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिग एक्शन स्टॉक्स हमारे बीच रखने के लिए। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया एक्शन नज़र आ रहा है, और इन स्टॉक्स में या तो अगर आपकी पोजीशन है तो, या नई पोजीशंस बनाने का मन बना रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, तपन दोषी और निमेश ठाकर। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार बातचीत को जारी रखेंगे, आप बने रहें। रिकवरी है और रिकवरी ये सस्टेन्ड है। निफ्टी है 25,225 पर, और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 2.25 अंकों की तेजी है। 57,175 के आसपास के लेवल आप देखेंगे। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज के सत्र में ठीक ठाक है। IT, बैंकिंग, सिलेक्टिव FMCG और सिलेक्टिव ऑटो बाजार को फिलहाल सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उनको अपॉर्चुनिटी कहां पर दिख रही है। मेरे एसेट शेयर खान के सौमिल मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमिल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। अपने क्लोजिंग ट्रेड्स बताइए सौमिल जी, कहां पर आपको कन्विक्शन है और क्या ट्रेड करें आज के लिए, या फिर कल के लिए सौदा क्या लेना चाहिए अभी? निफ्टी में ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 25,250, 25,300 विल बी अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड, और यहाँ से जो 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास है, तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। दो स्टॉक्स मैंने चुने हैं जो 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, 2040 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया है, और मोमेंटम इंडिकेटर सेल साइड पर है। नेगेटिव लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। सो नौकरी पहला स्टॉक होगा जो मुझे लगता है सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 1420 और टारगेट होगा 1300। दूसरा स्टॉक जो मैंने चुना है सिमिलर पैटर्न, 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। इसमें स्टॉप लॉस होगा 791 और टारगेट होगा 750। ठीक है, 750 का टारगेट, 791 का स्टॉप लॉस। सेल की रिकमेंडेशन है IRCTC के फ्यूचर्स में 778 रुपए का भाव फिलहाल आप इसमें देखेंगे। एक और शेयर काफी दिनों से हम चर्चा में नहीं देख रहे हैं, जरा उसको लेकर आइए। ITC में हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी बाइंग हो रही है। हालांकि भाव 425 रुपए के आसपास है, एक रेंज में ये भी शेयर रहा है, लेकिन पिछले 2-3 सत्र से ये धीरे धीरे करके ऊपर आया है। इसको लेकर व्यू चाहिए आपसे तपन जी। ITC, क्योंकि हम कंजम्पशन की चर्चा कर रहे हैं, मॉनसून अच्छा है, कंजम्पशन बूस्ट होने की उम्मीद है। क्या ITC ऐड करने के लिए प्राइस ठीक है, या फिर थोड़ा नीचे आए 400 के आसपास है तो लेंगे? जी, ITC की अगर मैं बात करूँ ना, तो हाँ, कंजम्पशन का बूस्ट आ रहा है और जिस तरह से तो एक थोड़ी तेजी आ रही है। लेकिन ITC ओवरऑल अगर ITC होटल्स में थोड़ा मैं ज्यादा बुलिश हूँ कंपेयर टू ITC FMCG, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं ना वॉल्यूम पिकअप हो रहा है, लेकिन तो भी रेंज बाउंड रहेगा। इतना खास वॉल्यूम पिकअप इवन ITC FMCG में नहीं रहेगा। और आखिरकार ना उनका काफी हद तक अगर आप पैकेजिंग बिजनेस भी देखो ना, वहां थोड़ा मार्जिन कॉम्प्रेशन हो रहा है। इवन एग्री एक्सपोर्ट जो उनका हो रहा था, वहां भी थोड़ा मुझे देख रहा है कि थोड़ा सेंटिमेंट डैम्पर हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये जिस तरह से जा रहा है, आई थिंक प्राइस तो ऑफकोर्स बढ़ गया है, लेकिन यहाँ से और तेजी मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखो एनालिस्ट अगर हम लोग की बात करें तो FMCG में रिकवरी अच्छी खासी लग रही है। इवन सिगरेट और उसमें भी आपको पता है कि डबल डिजिट का ग्रोथ रहता है, लेकिन वो प्राइस इन है, वो पूरा एक्चुअली ये प्राइस में प्राइस इन है, और हमें हमेशा टैक्सेशन का प्रॉब्लम सिगरेट में लग ही रहा है। और एग्री बिजनेस और उन सब की बात करें तो वो अच्छा खासा चल रहा है अभी, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं 2-3 क्वार्टर में वो थोड़ा
स्टेबलाइज होगा तो वहां भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि ये स्टॉक चल गया है। मेरे हिसाब से आईटीसी से बेटर एफएमसीजी स्टॉक्स अवेलेबल है, वहां फोकस करना चाहिए। सो आईटीसी मेरे तरफ से अवॉइड होगा। आईटीसी तपन जी क्यों अवॉइड कर रहे हैं? हालांकि सुबह के सत्र में निमेश जी ने आईटीसी को लेकर अपना कन्विक्शन जताया था, तो एक बार निमेश जी का व्यू जान लेते हैं कि उनके टारगेट्स क्या हैं। निमेश भाई, आपने टारगेट क्या दिया था आईटीसी को लेकर? का टारगेट 430 था और मीडियम टर्म में मुझे लग रहा था 445 तक आ सकता है आईटीसी के अंदर। बेसिकली पूरा एफएमसीजी इंडेक्स के अंदर आईटीसी ऐसी कंपनी है जहां पर इन्हें अंडर परफॉर्म किया था, और जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, एक ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रक्चर बना है, और मेरा मानना है कि आईटीसी आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म कर सकता है कंपेयर टू मार्केट। तो ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि 445 450 तक के लेवल्स पोजिशनल बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं, बट फिलहाल 430 435 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में 1 या 2 दिन में देखने को मिलेंगे, जब हमने सुबह 420 के आसपास बाय रिकमेंडेशन दिया था तब। देखिए क्या है कि तपन जी के व्यू में और निमेश जी के व्यू में आप जो अलग अलग दो दिशाओं में देख रहे हैं ना, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि फंडामेंटल्स देख रहे हैं तपन जी और चार्ट्स देखकर आपको राय दे रहे हैं निमेश जी। तो अगर आपको पोजिशनल या शॉर्ट टर्म सोचना है तो आप आईटीसी के साथ जाइए। 445 450 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं, ऐसा माना है निमेश जी का। लेकिन अगर आपको और लंबा सोचना है तो एफएमसीजी बास्केट में और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो प्योर एफएमसीजी प्ले हैं। ये बात सही है कि आईटीसी में 70% रेवेन्यू उनके सिगरेट वाले कारोबार से आता है, और उसको लेकर थोड़ा सा हैंगओवर बना रहता है टैक्सेशन का, या फिर कई बार सिन गुड्स को लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ कुछ चीज़ें होती रहती हैं। ये अलग बात है कि होता नहीं है, लेकिन बार बार चीज़ें परेशान करती हैं, तो उसके चलते आपको अवॉइड की सलाह दे रहे हैं निवेश के लिहाज से इस पर तपन जी। लेकिन एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, और हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवाले। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टी नौ स्वदेश पर। अमोल, आइए, आपका फोकस बाजार में आज कहां पर है और आप कौन से ट्रेड सुझाएंगे? आई थिंक 2 पोजिशनल पिक के साथ जाना चाहूंगा। एक तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL के साथ जा रहा हूँ, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 445 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 465 470 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 434 का। मुझे लगता है एक अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन और उसके बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन स्टॉक में देखने को मिला है। इनफैक्ट तीनों ही स्टॉक के फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं BPCL HPCL IOC तो काफी सिमिलर है। HPCL थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है, तो मोमेंटम के साथ जा रहा हूँ। पोजिशनली आई थिंक सेटअप अच्छा है। अगर ये स्टॉक 435 का लेवल सस्टेन करता है तो मुझे लगता है 465 470 के टारगेट हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। दूसरा बैंक ऑफ इंडिया के साथ जाना चाहूंगा, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 118 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 125 130 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 114 का। एक डिसेंट करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। ओवरऑल भी अगर हम आज देखते हैं तो PSU बैंक में ट्रैक्शन है, पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है। और जिस तरीके का वीकली और डेली सेटअप है बैंक ऑफ इंडिया का, मुझे लगता है ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये 114 लेवल सस्टेन होता है तो 125 130 तक पोजिशनल रैली कंटिन्यू करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। डेवलपमेंट आ रही है कैबिनेट से जो है PM धन धान्य कृषि योजना की जो है मंजूरी आ गई है। यहाँ पे ऑफ कोर्स फार्मिंग रिलेटेड स्टॉक पे जो है ज़्यादा फोकस रखेंगे, खासकर कि आप कह सकते हैं सीड कंपनीज हुआ, या आप कह सकते हैं कि जो पाइप वाले जो वाटर इरिगेशन वाले कंपनीज हैं उन पे भी एक बार नज़र देंगे। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी आ रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कैबिनेट की अप्रूवल आ गई है PM धन धान्य कृषि योजना को लेके, तो इस पे 2025 में बजट में जो है इसका प्रेजेंटेशन हुआ था, और अब जो है इसकी अप्रूवल आ गई है। तो ऑफ कोर्स थोड़ी देर पहले ही जो था हमने चेक किया था कि जो मॉनसून डेटा है वो 111% अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से आया था ऊपर, और अब देखिए हमारे ET नाउ स्वदेश पे खबर पे मुहर भी लग गई है। और आप देख सकते हैं कि फार्मिंग रिलेटेड स्टॉक्स पे, या आप कह सकते हैं कि जो पूरा सेगमेंट है कृषि की सेगमेंट की, तो उन सेगमेंट्स पे जो है नज़र रखेंगे। फर्टिलाइजर स्टॉक्स को डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे लाएं, उन पे देखें दीपक फर्टिलाइज़र, RCF फैक्ट, ये सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे एक बार नज़र डालें। कावेरी सीड पे भी नज़र डालें, सीड वाले कंपनीज़ हैं, और इन स्टॉक्स पे देखिए मोमेंटम आ रहा है। स्कीम अगर बात करें तो 36 स्कीम टोटली होने वाले हैं, और जिसका आउटले रहेगा वो लगभग 24,000 करोड़ रुपए प्रति साल का रहेगा।
तो ऑफ कोर्स जो इरिगेशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं या वाटर पाइप कंपनीज़ हैं उनमें भी जो है नज़र रहेगी हमारी। एंड ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक क्या रिएक्शन आता है ये भी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन अभी जो है ईटी नाउ स्वदेश पे खबर पे मुहर लगी है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है पीएम धन धन्य कृषि योजना पे। तपन, अभी यहाँ पे ऑफ कोर्स डेवलपिंग स्टोरी आ रही है जिस तरह अप्रूवल आई है कैबिनेट की, लेकिन अगर आप फार्मिंग सेगमेंट एज अ होल देख रहे हैं या फर्टिलाइजर स्पेस एज अ होल देख रहे हैं तो इस स्पेस में आपको कौन सा अट्रैक्टिव स्पेस लग रहा है? और अगर कुछ स्टॉक्स हैं जो भारत के रूरल थीम पे प्ले करना है, कंजम्पशन हटा दीजिए, तो जो एग्री थीम है, तो यहाँ पे आपको कौन सा जो है स्टॉक अच्छा लग रहा है अभी? तपन, सॉरी वो एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन चला, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? यस तपन, तो बेसिकली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है पीएम धन धन्य कृषि योजना। फार्मर स्पेसिफिक एक योजना है और ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ रुपए जो है हर साल जो है दिए जाएंगे। और हमारे ईटी नाउ स्वदेश पे खबर पे मुहर भी लगी है। तो अगर ये फार्मिंग स्पेस को या इरिगेशन स्पेस आप देख रहे हैं तो इस स्पेस में आपको कौन सा सेगमेंट अच्छा लग रहा है? इस पर अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति है, भले ही फर्टिलाइजर हो, सीड हो, तो आप जरा इस पर राय दें तपन। हाँ शरद जी, देखिए फार्मिंग की बात करें तो यहाँ मुझे ज्यादा एग्रोकेमिकल में ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि वही अभी थोड़ा मूड में भी अगर फ्लो भी अच्छा चल रहा है। और खासकर इसमें एक स्टॉक में चाहूंगा कि दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स, वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखो जिस तरह से अब इस बार बारिश हुई और जिस तरह से मार्जिन में भी अपग्रेड आया है, दीपक फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट 50% से ना और जंप आया है। इवन अगर आप रेवेन्यू में भी देखो तो 60-70% से जंप आया। तो दीपक फर्टिलाइजर एक स्टॉक है जो मैं चाहूंगा कि यहाँ आप निवेशक ध्यान में रख सकते हैं। देखो एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि बारिश अच्छी है तो ये 2-3 क्वार्टर अच्छे रहेंगे फार्मिंग सेक्टर के लिए। और यहाँ खास करके क्योंकि अगर आप देखो तो काफी सारे और भी है, जैन इरिगेशन से लेके काफी सारे, लेकिन अगर जिस तरह से पोजीशन देखे, जिस तरह से वैल्यूएशन में सब देखो, तो मुझे आई थिंक दीपक फर्टिलाइजर यहाँ आप फोकस में रख सकते हो। दीपक फर्टिलाइजर्स पे जो है नज़र ज़रूर रखेंगे। हालांकि स्टॉक जो है यहाँ पे मूवमेंट नहीं आ रही है और थोड़ी सी जो है फ्लैटिश ही दिन के ट्रेड में जो है फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन चलिए वायदे बाजार में क्या पोजीशन आ रहा है। और कल ऑफ कोर्स लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा था शुरुआती स्तर पे जो हमने बताए थे, रिकवरी आई, कल भी रिकवरी देखने मिली, आज भी रिकवरी देखने मिली और अब रिकवरी का स्ट्रेंथ आ रहा है, खास करके निफ्टी बैंक को लेकर। निफ्टी में भी आया है। किस तरह प्लेस कर रहे हैं अभी दिन के तो उच्च लेवल पे जो है निफ्टी बैंक है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। अभी कैसा बिल्डअप लग रहा है पुलकित? शरद जी, बिल्डअप अभी के अगर करंट सिचुएशन को देखें तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। अगर हम दर्शकों को बता दें, हमने जब मंडे बात की थी, जब थोड़ा सा मार्केट में दबाव देखा जा रहा था, 25,000 के आसपास एक सपोर्ट लेने की संभावना थी, वहीं से सपोर्ट लिया। उस समय पुट कॉल रेशो भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ जा चुका था, वहां से एक शूटअप मिला और लगभग 150 पॉइंट हम वहां से ऊपर हैं। अब डेटा देख लेते हैं। इंडिया विक्स लगभग 11.28 के पास है, कोई बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। अगर हम निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो ये 0.79 पर है, कंफर्टेबल रेंज में है, कोई अभी ना ही ओवरसोल्ड है और ना ही ओवरबॉट है। मोस्ट एक्टिव पुट और कॉल की बात करें तो ये 25,200 के ऊपर है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो 25,200 है उसमें पुट राइटिंग देखी जा रही है और कॉल पे जो है जो कॉल बाइंग देखी जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा और हमको एक पॉजिटिव मूव दे दे। अगर हम हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो 25,200 पे बना हुआ है और हाईएस्ट पुट में भी 25,200 के ऊपर ही, सॉरी माफ कीजिएगा, हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 25,000 के ऊपर है। मतलब 25,000 एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है नियर टर्म में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो पीसीआर 0.9 है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट ओपन इंटरेस्ट दोनों का दोनों 56,000 के ऊपर है। F&O बैंक सेगमेंट में 3 कंपनी हैं जो बैन में है। पहली तो है आरबीएल बैंक, दूसरी हिंदुस्तान कॉपर और तीसरी ग्लेनमार्क। हो सकता है ग्लेनमार्क और आरबीएल बैंक थोड़ी सी बाहर आ जाएं क्योंकि इनकी मार्केट पोजीशन लिमिट लगभग 80.5% के आसपास है। तो अगर ये 80 के नीचे गई तो हो सकता है F&O बैंक से बाहर भी आ जाए। तो अभी के लिए अगर दर्शकों को मोटा मोटा बताया जाए तो 25,000 एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम अभी कर सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑफ कोर्स सपोर्ट लेवल्स पे भी जो है नज़र ज़रूर रहने वाली है। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, कैबिनेट से पीएम धन धन्य कृषि योजना की मंजूरी भी आ गई है। और यहाँ पे एक और न्यूज़ फ्लो आ रहा है, यहाँ पे आई थिंक रिन्यूएबल एनर्जी को लेके एक इम्पोर्टेंट
अनाउंसमेंट है, तो उस पर भी हम ज़रूर जाने वाले हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अर्निंग सीज़न पे भी जो है नज़र है, खास करके टेक महिंद्रा पर। आज सुबह हमने ट्रेडिंग आवर्स के पहले ही बता दिया था कि ये डार्क हॉर्स हो सकता है, क्योंकि इनके जो रेवेन्यू है, ये एक्सपेक्टेशंस है कि टेलीकॉम सेगमेंट से ज़्यादा है। और सारे जो कंपनीज अभी तक आए हैं बड़े आईटी कंपनी से, उनके बीएफएसआई सेगमेंट में जो है कमेंट्री वीक रही है। कुछ डिटेल्स हैं जो पुलकित बताएंगे। पुलकित आईटी सेक्टर ट्रैक करते हैं, तो पुलकित क्या जो है इनिशियल नंबर्स का एक्सपेक्टेशंस आ रहा है टेक महिंद्रा का? जी, जैसा कि हमने HCL और TCS का देखा, नतीजे काफी निराशाजनक रहे और उस कारण थोड़ा सा स्टॉक में भी दबाव देखा गया। टेक महिंद्रा से हम उतना खराब एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। अगर हम नंबर्स की बात कर लें एस्टिमेशन में, तो रेवेन्यू लगभग 0.6% अप रहने की उम्मीद है यूएसडी टर्म्स में। अगर हम INR टर्म्स में बात करें तो मोर और लेस फ्लैटिश रहेगा, -0.07%, उसको हम फ्लैट ही मान सकते हैं। एबिट की बात करें तो लगभग 3% ऊपर रहने की उम्मीद है। एबिट मार्जिन की बात की जाए 30 बेसिस पॉइंट से ऊपर रहने की उम्मीद है। वहीं पैट की बात करें तो लगभग 4% ऊपर रहने की, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये सब INR टर्म्स में है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। गौर करने वाली बात ये होगी कि 1 साल पहले टेक महिंद्रा ने एक अनाउंसमेंट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट फोर्टियस। प्रोजेक्ट फोर्टियस का उनका उद्देश्य ये था कि ये FY 27 तक अपने एबिट मार्जिन्स को काफ़ी बढ़ाएंगे ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी वगैरह के थ्रू, कि इनको कैसे भी करके इम्प्रूव करके ये मार्जिन्स बढ़ाने हैं। तो अब 1 साल उसके ऊपर हो चुका है, तो हो सकता है मैनेजमेंट कमेंट्री में हमको कुछ सुनने को मिले कि इसके ऊपर और ज़्यादा क्या है ना काम हुआ है और किस तरह से ये कंपनी को फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो जी, बहुत ज़्यादा दबाव रहने की उम्मीद नहीं है टेक महिंद्रा में, मोर और लेस फ्लैटिश रहने की उम्मीद है। बाकी शाम को जब नतीजे आएंगे तो हम दर्शकों को अपडेट कर ही देंगे। जी बिल्कुल, मार्केट आज के बाद टेक महिंद्रा के नतीजे आने वाले हैं और कमेंट्री क्या रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्सपेक्टेशंस आंकड़े के तो सपाट हैं, लेकिन आगे का गाइडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो पुलकित ट्रैक करेंगे, और हम आपको कल पूरी तरह इसकी स्टोरी बताएंगे। लेकिन अब चलते हैं ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। ऑप्शंस के चैंपियन में राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन से। गुड आफ्टरनून राजेश सर, आपके ऑप्शन का कॉल क्या है? जी नमस्कार। देखिए, अदानी पोर्ट्स में लास्ट 1 वीक से कंसोलिडेशन हो रहा था, बट आज एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन फ्लैग पैटर्न बना है। वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है ब्रेकआउट पे, एंड अलोंग विद दैट फ्यूचर्स में भी अगर आप देखें तो काफी एक अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अदानी पोर्ट्स में एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। अदानी पोर्ट्स का 1480 का कॉल, ये लगभग 21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करना है 10 के स्टॉप लॉस से, एंड जो टारगेट होगा वो होगा 43 का। जो इसका लॉट साइज है 475 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5300 का, एंड जो टारगेट प्रोबेबिलिटी हम एक्सपेक्ट करें वो होंगे 10-5 रुपये। बिल्कुल, धन्यवाद राजेश जी, आपने कॉल दिया अदानी पोर्ट्स पर। आज देखिए दिन के ट्रेड में जो है शुरुआती स्तर पे भी जो है ऑप्शंस के चैंपियन में अदानी पोर्ट्स ही जो है रेकमेंड किया गया था। वो 1460 का कॉल ऑप्शन, तो ये है 1480 का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे भी देखिए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल है, 2:1 का रेशियो है। तो अदानी पोर्ट्स पे नज़र ज़रूर रखें। स्टॉक 1% ऊपर है, वन ऑफ द टॉप गेनर्स आपके निफ्टी इंडेक्स में भी देखने मिल रहा है। लेकिन ऑफकोर्स जब आप वायदे बाजार में ट्रेड लेते हैं, खासकर की ऑप्शन सेगमेंट में, तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछें, क्योंकि ऑफकोर्स 9 में से 10 ट्रेडर्स जो होते हैं वहाँ पे आप देखें एक नुकसान उन्हें देखने मिलता है। लेकिन चलिए एक बार बाज़ार की तरफ वापस चलते हैं, और यहाँ पे जो है अमोल टेक महिंद्रा पे जो है ऑफकोर्स हम बात कर रहे थे। टेक महिंद्रा की अर्निंग्स भी आ रही हैं, स्टॉक जो है लगभग 2% ऊपर है, डेज हाई लेवल पे है। आप किस तरह देख रहे हैं टेक महिंद्रा पे चार्ट्स पे, अभी क्या डेवलपमेंट आ रहा है अमोल? अच्छा, अमोल है नहीं, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बाकी सारे स्टॉक्स पे भी चर्चा और टेक महिंद्रा की चर्चा पे जारी रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। शेयर बाजार में 1 दशक से ज्यादा का अनुभव, रिटेल निवेशकों के लिए जरूरी हर एक्शन पर नजर। से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी की जो क्लोजिंग होगी 25,200 के ऊपर हो जाएगी, इसके संकेत मिल रहे हैं, और निफ्टी बैंक 57,000 के ऊपर अपनी मजबूती को दिखा रहा है।
एक काम करते हैं, हमारे तीनों एक्सपर्ट को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। निमेश जी, तपन जी और सोमिल जी। निमेश जी भी गुजरात से हैं, तपन जी गुजरात से हैं। सोमिल भाई, आप भी गुजरात से ही हैं या आप मुंबई से ही हैं? यस एब्सोल्युटली, लाइक ओरिजिनली गुजरात से हूँ लेकिन मुंबई से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओरिजिनली गुजरात से हैं बट मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, गुजरात वाली कंपनी लेकर आइए जहां पर आज बहुत ही शानदार तेजी हो रही है और कंपनी का नाम है एमएस फाइनेंशियल। कल हमने देखा था कि इसमें 20 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई थी और शेयर कल भी चला, आज भी ये चल रहा है। हालांकि थोड़ी छोटी कंपनी जरूर है, एनबीएफसी कंपनी है और ये एमएसएमई सेगमेंट को कैटर करती है एमएस फाइनेंशियल। और बाद में खबर है कि इस पर निपॉन म्यूचुअल फंड ने इसमें हिस्सेदारी ली है, 20 लाख शेयर खरीदे हैं, 1.1% के आसपास का स्टेक लिया, 10% ऊपर आज ये शेयर कारोबार कर रहा है। तपन जी, एमएस फाइनेंशियल, इसके फाइनेंशियल्स आपने रीड किए हैं क्या? कैसी लगती है आपको कंपनी है? पीएफसी है और एक तरह का ये न्यूज फ्लो है, इसकी वजह से एक अच्छी खासी हमने मूवमेंट भी देखी है। और देखिए ओवरऑल अगर हम मैं क्वार्टर ऑन पैट और उन सब की मैं बात को ईयर ऑन ग्रोथ ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं है। अगर मैं ऑलमोस्ट 4% से ग्रोथ हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% से बढ़ा है। लेकिन यहाँ एक चीज है कि क्योंकि ये जिस सेक्टर में अभी उस सेक्टर में काफी तेजी है और यहाँ से गाइडेंस जो दिख रहा है, मैनेजमेंट बोल रही है कि 25% से कंपाउंडेड ग्रोथ देख रहे हैं वो लोग, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और जैसे इन्होंने स्टेक लिया है तो वो कुछ देख के लिया होगा, तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज है। और प्लस एमएसएमई है तो क्या होता है कि एक तरह से फ्लेवर में रहता है कि चलो ये छोटी कंपनी अभी ऊपर आ रही है, तो ऐसे भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट रहता है। एक्चुअली आगे जाके ऐसा दिख रहा है कि वो लोग पर्सनल लोन में भी एंटर कर रहे हैं और ओवरऑल एयूएम ग्रोथ भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 15% से ज्यादा ग्रोथ करेंगे, तो ठीक ठाक है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं फाइनेंशियल देखो तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन ये अभी थोड़ा न्यूज फ्लो है और एमएसएमई तो इससे ज्यादा कहते हैं कि इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगर आपके पास है, किसी के पास है इन्वेस्टर, तो लगे रहना चाहिए। नई खरीदी आई थिंक एक आध क्वार्टर देख के लेनी चाहिए। नहीं करना है, जिसके पास हैं वो बने रहें। और अच्छी तेजी शेयर में फिलहाल हो रही है, 345 रुपए के भाव हैं, करीब करीब 10% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। टाटा पावर जरा लेकर आइए, क्योंकि टाटा पावर ने लगाई है आज तेजी की हैट्रिक और 415 रुपए का भाव है। टाटा पावर देखिए रिन्यूएबल में भी है, टाटा पावर चार्जिंग इंफ्रा में भी है, तो एक वेल डाइवर्सिफाइड ये कंपनी है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। टाटा की पेरेंटेज तो खैर है ही, लेकिन अब ये है कि ये जो चार्जिंग इंफ्रा वाला जो स्पेस है ना, ये हो सकता है कि आगे बड़ा अट्रैक्टिव हो। अब तो भारत में टेस्ला की भी एंट्री हो गई है और ईवीज को लेकर तमाम बड़ी कंपनीज फोकस कर रही हैं। टाटा के खुद अपनी टाटा हैरियर लॉन्च हुई, महिंद्रा की गाड़ियां लॉन्च हुई, तो ये स्पेस थोड़ी फ्यूचरिस्टिक है और टाटा पावर को उसमें एज है। टाटा पावर पर एक व्यू आपसे चाहिए सोमिल भाई, जरा चार्ट चेक करके बताइए इसके। टाटा पावर में आप कितनी तेजी देख रहे हैं, क्योंकि ओवर द ईयर तो निवेशकों के लिए तो मल्टी बैगर साबित हुआ है शेयर ये। एब्सोल्युटली पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है कि ये स्टॉक ने अभी वेरी रिसेंटली एक कंसोलिडेशन, बड़ा कंसोलिडेशन जो एग्जैक्टली 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जो कंसोलिडेशन हुआ, तो वो अभी ब्रेकआउट दिया है। ग्रेट स्टॉक मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश बाय सिग्नल आया है। जो सपोर्ट रहेगा फॉर अ मीडियम टर्म आउटलुक वो अराउंड 390 के आसपास रहेगा और ऊपर में मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट करूंगा 447 जो प्रीवियस स्विंग हाई है, और उसके बाद ऑब्वियसली ऊपर जो ऑल टाइम हाईज है वो क्रॉस करने में भी मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस समय मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव और 447 का टारगेट। 40 रुपए का टारगेट होगा टाटा पावर के लिए, आप इसको होल्ड कीजिए और 3% ऊपर डे हाई पर यह शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक में तेजी तो है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स के लिए ना कल एक बड़ा ट्रिगर आएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा बैंक एक्सिस बैंक अपने नतीजे जारी करने वाला है Q1 के। हालांकि अपडेट्स अच्छे आए थे बैंकिंग वाली जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो चाहे वो फ्रंटलाइन के बैंक्स हो, अपडेट चौतरफा अच्छे आए थे। लेकिन एक बार अनुमान समझ लेते हैं कि क्या उम्मीदें हैं एक्सिस बैंक को, थोड़ी बारीकी से बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, एक्सिस बैंक आज ऊपर है नतीजों से पहले, बताइए उम्मीदें क्या हैं, कैसे सेट ऑफ नंबर से ये बैंक रिपोर्ट करेगा?
देखिए, एक्सिस बैंक से एक सॉफ्ट क्वार्टर का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है, जहाँ पे कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो काफ़ी धीमी रहने वाली है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें महज 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। पीपीओपी में करीब 9.5-10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन स्लिपेजेस जो है वो बढ़ेंगे तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों, और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी के मुनाफे पे भी होगा, जहां मुनाफे में केवल 5.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 6,370 करोड़ रुपए के आसपास ये आने वाला है। जहां तक कंपनी के बाकी पैरामीटर्स की बात करें तो लोन ग्रोथ कंपनी की लगातार सिंगल डिजिट में रही है, इस बार भी 7.5 से 8.5% के आसपास रहेगी। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में रहेगी, करीब 12-12.5% के आसपास की डिपॉजिट ग्रोथ का अनुमान जो है हम यहाँ पे लगा के चल रहे हैं। जो क्रेडिट कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ सकता है। जो एनपीएस है, ग्रॉस एनपीए करीब 1.28% से बढ़ के 1.4% पे आएंगे। जो नेट एनपीएस है वो भी 0.33% से बढ़ के 0.4% के आसपास आ सकते हैं। मार्जिन्स हल्की फुल्की गिरावट जो है वो आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखने मिलेगी। 3.97% से गिर के करीब 3.9% के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ओवरऑल नतीजे अगर आप देखेंगे तो थोड़े ठंडे रहने वाले हैं एक्सिस बैंक के, जहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक सिंगल डिजिट में ही रहेगी। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो डिपॉजिट ग्रोथ तो अच्छे आंकड़े कंपनी पेश कर सकती है, लेकिन लोन ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ सकती है। 7.5% की लोन ग्रोथ। दरअसल देखिए, कोविड के बाद क्या हुआ कि बेस छोटा हो गया, तो फिर ना बैंकिंग कंपनीज ने बहुत हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ देखी। हमने देखा कि 18%, 19% के क्रेडिट ग्रोथ हो गए थे, लेकिन वहां से सॉफ्टनिंग आई है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो 9.5% के आसपास की क्रेडिट ग्रोथ रही है। अगर हम मई के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट में बढ़ोतरी की संभावना है एक्सिस बैंक से। ठीक है, एक्सिस बैंक हम नतीजों से पहले देख रहे हैं कि एक रेंज का ही कारोबार हो रहा है, और ये पूरा का पूरा महीना अगर हम जुलाई 1 से अगर बात करें तो एक नैरो रेंज में ही कारोबार किया है एक्सिस बैंक। इस पर आपका व्यू क्या होगा निमेश जी? क्या करना चाहिए नतीजों से पहले? ठीक है, नतीजों से पहले मेरा मानना है कि स्टॉक 100 डेज की एवरेज पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। करीब 3 से 4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि यही रेंज से स्टॉक पे एक बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, और ऊपर में जो रेंज बन रही है वो 1185 1185 का एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। तो एक 15 रुपीज की एक रेंज के अंदर स्टॉक घूम रहा है। व्यू मेरा जो है वो बुलिश है। अगर जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, तो काफी बुलिश है। स्टॉक एक ब्रॉडर रेंज में घूम रहा है, तो यहाँ से चांसेस ऐसा लग रहा है कि स्टॉक रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएंगे, और स्टॉक में फिर से हम लोग जो है वो नया मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखेगा। तो व्यू बुलिश है, यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। रिस्क रेशियो काफी फेवरेबल रहेगा। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 1150 के नीचे जरूर से लगाना है, और ऊपर में जिस तरह से बोला कि 1185 के ऊपर अगर निकलता है तो स्टॉक में अच्छा मोमेंटम 1200-1230 तक के देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म आउटलुक बुलिश है, और यहाँ से हम लोग 1150 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ठीक है, 1150 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक को आप खरीद सकते हैं, और 1230 तक के टारगेट आपको इसमें दिख सकते हैं एक्सिस बैंक में। ठीक है, 1150 का स्टॉप लॉस होगा। चलिए, 3 बज गए हैं और मार्केट एट 3 के लिए हमारे सहयोगी तैयार हैं। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला। आनंद, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आज कहां फोकस है बाजार में और क्या हो रहा है? जी अभिषेक, 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें, निफ्टी में हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी बैंक में 200 अंकों के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। सपोर्ट कहां से मिल रहा है? सरकारी बैंकों में आज खरीदारी दिख रही है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की तरफ देखें, 2.5% के आसपास की तेज़ी है। इसके अलावा पीएनबी और यूको बैंक में भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है? एनएलसी इंडिया का शेयर देखें, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश बढ़ाने की मंजूरी मिली है। 3% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है शेयर, और वॉल्यूम जो है औसत से 5 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आधार हाउसिंग में भी 6% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, और यहाँ भी औसत से 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गोदरेज इंडस्ट्रीज़ भी 2.5% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। औसत से 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। शिल्पा मेडिकेयर पर खबर है, एक बेंगलुरु यूनिट को यूएसएफडीए से EIR यानी कि इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये यूएसएफडीए की तरफ से मिला है, और पॉजिटिव एक्शन शेयर में देखने को मिल रहा है। 5% की इनफैक्ट अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंशियल का शेयर भी आज फोकस में है। जियो ब्लैक रॉक को सेबी से
4 पैसिव फंड लॉन्च करने को मंजूरी मिली है। और अंत में ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो एनएमडीसी पर एंटिक की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य रखा है 86 रुपये का। इनका ऐसा मानना है कि घरेलू स्टील डिमांड से वॉल्यूम को सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। इसी के चलते शेयर में 1% से ज़्यादा के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सभी शेयर्स थे जिनमें आज एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक्शन वाले स्टॉक्स आपने जो है हमारे सामने रखा। HPCL पे एक बार नज़र डालते हैं। स्टॉक लगभग 3% ऊपर है, 448 लेवल्स 449 लेवल्स के आसपास है। डायरेक्टर साहब एक बार वॉल्यूम्स भी दिखाएं HPCL के, वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी है आपके FNO सेगमेंट में। और यहाँ पे देखिए दिन के हाईज पे है भी है, ट्रेड कर रहा है, 440 लेवल्स के ऊपर है। और एक चीज़ बता दूं कि जो AMC कंपनीज़ में जो है जो FY25 का जो LPG बेनिफिट्स था वो भी जो है देखने मिल सकता है। और हमारी खबर पे मुहर ऑलरेडी कल लग चुकी थी, तो फॉलो एंड बाइंग भी कुछ सेगमेंट्स में ज़रूर देखने मिल रहे हैं। निमेश जी ज़रा एक बार HPCL का चार्ट चेक करते हैं, इसमें स्ट्रेंथ क्या लग रहा है। पिछले एक महीने में स्टॉक लगभग 13% ऊपर है और एक अच्छा स्ट्रेंथ भी दिया है, मतलब आप 2-3 सेशन में जो है अच्छी बाइंग भी देखने मिली है। तो किस तरह लग रहे हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स HPCL के लिए निमेश जी? देखिए काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और जिस तरह से देखो कि पिछले टाइम में स्टॉक 455 के आसपास एक ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस था, वहां से एक छोटा करेक्शन आया, 21 EMA के ऊपर सपोर्ट लिया 425 के आसपास, और आज हम लोग एक शार्प रनअप देख रहे हैं। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो मेरा मानना है कि स्टॉक एक नया हाई बनने की तैयारी कर रहा है और स्टॉक के अंदर काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। अगर कोई भी डीप आता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। नया फ्रेश मोमेंटम, नया हाई HPCL में बनेगा ऐसे चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, तो व्यू बुलिश है। एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंटम प्ले करने के लिए डेफिनेटली HPCL के अंदर बाय करके चलना चाहिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 425 के नीचे रखना चाहिए। जिसका स्टॉप लॉस रहेगा और HPCL के लिए टारगेट प्राइस क्या रहेगा? अगर जिस तरह से मोमेंटम है और स्टॉक नया लाइफ टाइम हाई बनाता है तो फिर वहां पर कोई रेजिस्टेंस एरिया रहता नहीं है, बट मिनिमम मैं मानता हूं कि अगर ऐसा होता है तो मिनिमम 490 से 500 तक का लेवल मिनिमम देखने को मिल सकता है और उससे ऊपर भी जा सकता है, बट फिलहाल 490 को ध्यान में रखें और 425 का स्टॉप लॉस। 425 स्टॉप लॉस, 490 तक का टारगेट प्राइस है। और कितने समय तक रहने वाला है, क्योंकि ज्यादा ही बड़ा टारगेट प्राइस दिख रहा है निमेश जी? देखिए मिनिमम मैं मानता हूं कि 1 से 2 महीना का टाइम फ्रेम पकड़ के चलना चाहिए, तो ये पोजिशनल बेट ही रहेगा। ये पोजिशनल बेट 1 से 2 महीने के लिए HPCL पे निमेश जी के तरफ से, तो इस पे भी ज़रूर नज़र रखेंगे। एक बार सिंजीन को लाते हैं नज़र पे। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखें तो 3 ट्रेडिंग सेशन से जो एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। सोमिल जी एक बार सिंजीन पे जो है नज़र डालते हैं। उतना ज़्यादा चला नहीं जितना बाकी सारे फार्मा प्लेयर्स चले हैं। ऑफ कोर्स इनकी जो कंपनी है पेरेंट कंपनी बायोकॉन, उन पे भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर आया था, लेकिन सिंजीन चार्ट्स पे कैसे दिख रहे हैं ये ज़रा बताएं। 660-665 लेवल्स पे जो है एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है, ज़रा बताएं सोमिल सिंजीन पे कैसी स्ट्रेंथ लग रही है? तो अगर आप सिंजीन की बात करें तो ये स्टॉक 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है ऑन द वीकली चार्ट्स, ऑन द मंथली चार्ट्स। बहुत बहुत बड़ा कोई मैं पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मंथली चार्ट्स देखें तो लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। अभी ये जो पुल बैक हो रहा है वो मुझे लगता है कि अराउंड 200 डेली मूविंग एवरेज तक जा सकता है, विच इज अराउंड 714 के आसपास। शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है, बट हाउएवर इन द मीडियम टर्म आउटलुक मुझे इतना ज्यादा पॉजिटिव ये नहीं लगता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 714 700 के आसपास प्रॉफिट बुक करके आप इसके अंदर से निकल जाएं। ओवरऑल मीडियम टर्म में नेगेटिव, बट इन द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली देयर कुड बी अ स्पाइक। स्पाइक ज़रूर आ सकता है, पर मीडियम टर्म पे जो है ऑफ कोर्स देखे तो यहाँ पे अवॉइड की सलाह ज़रूर है। और अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो उसको जो है आप जो है काउंटर से निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो है एक छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जो है क्या अहम BTST STBT ट्रेड्स रहेंगे और क्या इवेंट्स टू वॉच रहेगा कल के लिए, सब पे हमारी नज़र रहेगी।
तपन, एनटीपीसी पे आपकी क्या राय रहेगी? देखिए रेगुलेटेड बिजनेस है, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिलते हैं, बट एक टाइप से डिविडेंड प्ले भी है, फ्लाइट टू सेफ्टी वाले स्टॉक भी इसको कहा जाता है। तो किस तरह एनटीपीसी को आप देख रहे हैं? एनटीपीसी अगर आप देखें ना तो वैल्यूएशन काफी कॉम्पेलिंग है, मुझे तो अच्छा लग रहा है इस लेवल पे, क्योंकि आगे जाके एनर्जी और पावर सेक्टर अच्छा करेंगे। और अगर इनकी सीएजीआर की भी बात करें, यहाँ से ग्रोथ वो डबल डिजिट में बता रहे हैं। अगर हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ और उन सब की भी बात करें तो डिसेंट रहा है कुछ क्वार्टर से, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है ना कि एक पुश आएगा। प्लस रिन्यूएबल सेक्टर में भी काफी अच्छा उनका कह सकते हैं कि आगे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। प्लस डेट टू इक्विटी है 1.6, लेकिन वो 1.3 के आसपास, लेकिन वो मैनेजेबल है। आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि रिन्यूएबल सेक्टर में उनका काफी हद तक इम्प्लीमेंटेशन होगा और वहां से रेवेन्यू अच्छी खासी जनरेट होगी। और कैपेसिटी भी अगर देखो कोल रिन्यूएबल्स और वो सब थोड़ा कम होगा और रिन्यूएबल से बढ़ेगा, तो वहां मुझे लग रहा है कि मार्जिन एक्सपेंशन भी थोड़ा हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इनकी जिस तरह से पोजीशनिंग है अभी, जिस तरह से स्टॉक का वैल्यूएशन, मुझे लग रहा है कि यहाँ से डिविडेंड प्ले तो है, प्लस इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी आ सकता है जिस तरह से नेक्स्ट एक साल का प्रोसेस लग रहा है ओवरऑल पावर सेक्टर का। तो ये एक सेफ बेट लग रहा है मुझे यहाँ से, अगर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए लंबे अवधि के लिए। सेफ बेट के लिए एनटीपीसी पे जो है लंबे अवधि के लिए तपन की चॉइस है। लेकिन सोमिल, कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड है आपका आज? एसटीबीटी देना चाहूंगा ऑन द सेल साइड। थोड़ा सा मार्केट वीक लग रहा है, मुझे लगता है कि मार्केट नीचे थोड़ा सा जो सेक्टर्स जो नेगेटिव है वो नीचे खुलेंगे। मेटल्स एक मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है और जिंदाल स्टील उसमें से एक स्टॉक है जिसने एक छोटा सा ट्रायंगल नीचे की तरफ तोड़ा है ऑन द आवरली चार्ट्स। तो स्टॉप लॉस होगा 940 का, 40 आवरली मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगाया है और टारगेट होगा 910 पर। राय आए है सोमिल से। ऑफ कोर्स एक बार जेएसपीएल पे जो है इंपॉर्टेंट नंबर्स पे भी फोकस करें। आज डेज लो पे आ गया है 930 पे। एसटीबीटी की राय है। डायरेक्टर साहब, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी एक बार स्क्रीन पे लाएं सोमिल के एसटीबीटी ट्रेड पे। जेएसपीएल हमारे नज़र पे दिन के जो है लोअर लेवल्स पे भी हैं। एक बार टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी दिखा दें सोमिल, एक बार फिर से बता दें तो दर्शकों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि लेवल्स हम मार्क कर लेंगे। सबसे पहले टारगेट प्राइस बताएं तो सोमिल। टारगेट प्राइस इज 910 और स्टॉप लॉस होगा 940। बिल्कुल, टारगेट प्राइस 910 का है और जो स्टॉप लॉस है वो 940 का है। तो ये दोनों ही नंबर्स डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे ज़रूर फिट करें, तब दर्शकों को पता चल जाएगा कि जेएसपीएल का ये शॉर्ट कॉल है। डायरेक्टर साहब एक बार ये नंबर्स को डालें। ये एग्जैक्टली ये देखिए यहाँ पे है, सेल रेटिंग है, इसको करेक्ट करिए जल्दी से। ये बाय रेटिंग नहीं है, सेल का है, शॉर्ट का जो है यहाँ पे आया है, तो इस पे भी जो है ज़रूर फोकस करिएगा। ये एसटीबीटी ट्रेड सोमिल की तरफ से आ रहा है। जेएसपीएल ऑफ कोर्स मेटल स्पेस में देखें तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है कह सकते हैं वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा और एक सेल की कॉल आई है जेएसपीएल की तरफ से। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है अहम स्टॉक्स क्लोजिंग सेगमेंट में जो रहेंगे फोकस, उस पर भी बात होगी और कल क्या बड़े बड़े इवेंट्स है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। मैं हूं सृष्टि शर्मा। शेयरों के फंडामेंटल फंडे हों या टेक्निकल रिसर्च, मैं निकालूंगी आपके फायदे की बात। काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जरूर आई है। ऑटो सेक्टर के माइलेज पर पैनी नजर। ऑटो शेयरों की जो रफ्तार है वो काफी, बड़ी कंपनियों के बिग डेवलपमेंट्स और अंदर की खबर। आपको तेजी दिखेगी क्योंकि आज जो मार्केट रिलेटेड जो शेयर हैं वो चल रहे हैं। तपन जी, एक व्यू चाहिए आपसे एंजल वन के शेयर पर। हमने देखा कि जेन स्ट्रीट वाले मामले के बाद सारे के सारे जो कैपिटल मार्केट स्टॉक थे सारे टूटे। एंजल वन भी अब संभलने की कोशिश कर रहा है। क्या करें, नतीजों से पहले सजेस्ट करेंगे या फिर एक बार नतीजे देख लें उसके बाद कोई राय बनाएं इस पर? जी अभिषेक, ये देखिए जेन स्ट्रीट का जो मामला हुआ था उसमें एंजल वन को तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आया था, क्योंकि बातें चली थी कुछ का हद तक ट्रेडिंग वहां भी हो रही थी, तो उसके वजह से एंजल काफी गिरा था। प्लस बाकी सब स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स भी गिरे थे। लेकिन जितना मुझे याद है
वन का लास्ट टाइम जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, तो उन्होंने बोला था जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट बिल्कुल भी सही नहीं आया था, तो उन्होंने बोला था कि ये हमारा वर्स्ट से वर्स्ट क्वार्टर होगा। आई थिंक यहाँ से काफी इंप्रूवमेंट होगा, तो होपफुली आज जो रिजल्ट आएगा तो ठीक ठाक रहेगा, ऐसा लग रहा है। क्लाइंट बेस अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट इनका 30% से काफी हद तक ना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था। तो रिकवरी आगे जाके एफएनओ में कैसे रहेगी वो खास देखने, ऑप्शंस में और जेन स्ट्रीट के बाद। अब उसका इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट क्वार्टर में पता चलेगा, ये क्वार्टर में तो जो रिजल्ट आ जाएगा उसमें पता नहीं चलेगा, तो यहाँ थोड़ा वेट एंड वॉच हो जाता है। प्लस जैसे जियो भी ब्लैक रॉक के साथ मार्केट में एंट्री कर रही है, उनको भी ब्रोकिंग बिजनेस का लाइसेंस मिल गया है, उनका इम्पैक्ट भी आएगा मे बी 2-3 क्वार्टर में। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेगी। शायद ये एफएनओ में अगर थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा नीचा रहता है तो एंजल का अच्छा खासा एफएनओ का वॉल्यूम है, तो वहां इम्पैक्ट हमें देखना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे जो लास्ट टाइम मैंने जो मैनेजमेंट कमेंट्री सुनी थी और जिस तरह से स्टॉक की पोजीशनिंग थी, मैं थोड़ा बुलिश हो गया था कि चलो यहाँ से ठीक है, लेकिन ये जेन स्ट्रीट का मामला है तो आई थिंक आई हैव टू वेट, एक आध क्वार्टर देख लेते। प्लस आज रिजल्ट कैसा है, क्योंकि अगर वॉल्यूम ड्राई अप होता है तो इनके डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा। कस्टमर ऐड हो रहे हैं लेकिन वॉल्यूम भी देखना पड़ता है ना, इसलिए दैट इज आई वेट एंड वॉच। ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, आज भर का ही तो समय है, कल फिर से ऐसा कोई भागा तो जा नहीं रहा है एंजल वन। और बिल्कुल अगर हम ब्रोकिंग कंपनीज की बात करें तो ग्रो, जीरोधा समेत ये भी कंपनी अगर आप मार्केट शेयर के लिहाज से देखेंगे तो टॉप 5 कंपनीज में एंजल वन भी होगी। 1.5% की आज के सत्र में तेजी हम देख रहे हैं, लेकिन एंजल वन के नतीजे तो आज ही आ जाएंगे। कल इंडियन होटल्स पर नजर रहेगी और इंडियन होटल्स इसको लेकर क्या अनुमान है ये बताने के लिए हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही, इंडियन होटल्स हमने देखा कि 900 रुपए के आसपास भाव चले गए थे, वहां से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन जो पिछली तिमाही बीती है उसमें तो छुट्टियां भी बहुत सारी रही हैं। जरा बताइए कि किस तरह के नतीजे रिपोर्ट करेंगे इंडियन होटल्स, क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, छुट्टियों वाला महीना रहा है, बट हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो हमने बॉर्डर टेंशन्स देखे हैं वो भी हमने इसी गए हुए क्वार्टर में देखे हैं, तो उसका भी थोड़ा सा दबाव हम देख सकते हैं अर्निंग्स पर। लेकिन अगर ओवरऑल बेसिस पर बात करें तो इंडियन होटल से हम काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने की उम्मीद कर रहे हैं। याद कीजिएगा पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट किए थे कंपनी ने, जो कि अच्छे थे। रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पर तो 1976 करोड़ की उम्मीद है, जो कि 27.5% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा भी 28% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो काफ़ी अच्छा अंक हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट में भी हम 30% से ज़्यादा उससे अधिक एक जंप देखने की उम्मीद रख रहे हैं 325 करोड़ पर। नेट मार्जिन के बारे में बात करें, एबिटा मार्जिन के बारे में, तो यहाँ पर भी हम एक्सपेंशन देखने की उम्मीद रख रहे हैं 29.5% पर, कंपेयर टू जो 29% का आंकड़ा आया था ये टाइम लास्ट ईयर। अगर हमारे की उम्मीदों के बारे में बात करें, हमारी क्या उम्मीद है इन कंपनी के नंबर से, तो अर्निंग्स ग्रोथ जो याद रखिएगा लास्ट क्वार्टर में जो कंसोलिडेशन अनाउंस किया था टाटा सैट्स के साथ, उसका अर्निंग्स ग्रोथ पर एक अच्छा असर हो सकता है, तो वो भी पॉजिटिव रह सकता है ये टाइम। टाटा सैट्स का पोर्टफोलियो हाई टीन्स में ग्रो हो सकता है, लगभग कई 17 से 19% के बीच में। जिंजर पोर्टफोलियो में हम 20% की ग्रोथ देखने की उम्मीद रखते हैं और हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं हम इंटरनेशनल सेगमेंट में। उनका अगर ARR देखें, जो कि एवरेज रेवेन्यू है, वो उम्मीद है हमें, एवरेज रूम रेट है वो, उसकी उम्मीद है कि वो 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो करेगा। और जो रेवपार है, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जो है कंपनी का, वो 12 से 14% के बीच में रहेगा। अब जब आंकड़े अनाउंस हो जाएंगे तो क्या इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए मैनेजमेंट की कमेंट्री कि एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, उनके रूम एडिशन प्लान्स क्या है आगे जाते हुए। जो नॉर्थ इंडिया में हमने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट देखा है उसका असर, उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट अगर हम देख सकते हैं, उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री। और लास्टली जो कंपनी के नए बिजनेस वर्टिकल्स है, जिंजर, क्यूमिन, AMS स्टेज और ट्रेल्स, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है टॉप लाइन पर, तो ये भी देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सारी नजरें रहेंगी इंडियन होटल्स के नंबर्स पर, इनके रिजल्ट्स कल आएंगे, बट जी हाँ, गुड सेट की उम्मीद है हमें इंडियन होटल्स से। ठीक है, एक बढ़िया नतीजे पेश कर सकती है इंडियन होटल्स और मार्जिन एक्सपेंशन भी हम देखेंगे और आय के फ्रंट पर, मुनाफे के फ्रंट पर भी इसके आंकड़े अच्छे आते हुए दिख सकते हैं। 750 रुपए का भाव, करीब 1% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। कल नतीजे जब आ जाएंगे ना, उसके बाद इस पर हम व्यू लेंगे। एक शेयर जरा लेकर आइए स्क्रीन पर, वो है UBL का। UBL आज क्लोजिंग अच्छी देने जा रहा है। सोमिल जी, आप जरा बताइए
कल भी हमने तेजी देखी, आज भी ये शेयर चल रहा है, करीब 2.5% की तेजी है। BTST के लिए कैंडिडेट ठीक है या फिर अवॉइड करें इसको? अभी इस समय अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये एवरेजेस के बिल्कुल नजदीक है। 200 डेली मूविंग एवरेज इस समय है 2010 के आसपास, और ये उसकी आसपास ही चल रहा है। मैं समझता हूं कि इसे इस समय अवॉइड करके चलना चाहिए। कल जब भी अगर इसके अंदर एक फॉलोअप आता है, उसके बाद इसके अंदर एक ट्रेड बनता है, लेकिन इस समय एक रेंज है दैट इज 1940 और ऊपर में 2030। इसके ऊपर एक बार चले जाए, उसके बाद इसके अंदर एक ट्रेड बनता है। इस पे जो है इम्पोर्टेंट व्यूज़ आ रहे हैं सोमिल के। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में जो है क्या ज़रूरी फैसले लिए गए हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और अब से कुछ देर पहले औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग भी हुई गवर्नमेंट की तरफ से, और 3 अहम फैसले लिए गए हैं। हमने अपने दर्शकों को पहले इस बात की जानकारी दी थी कि सरकार जो है PM धन कृषि योजना को मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है, इस स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई थी वित्त मंत्री की तरफ से, और आज कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगाई है, मंजूरी दी है। इसका मकसद ये है कि देश भर में कम से कम 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसकी पहचान की जाएगी, जहां पे अलग अलग क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, क्रॉप डाइवर्सिफाई किया जाएगा, और जिन ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे क्रॉप्स के मामले में जहां हम आत्मनिर्भर नहीं है, वहां आत्मनिर्भर बनने के प्रयास किए जाएंगे। कोशिश ये है कि कम से कम 11 ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं जिनके अलग अलग एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स चल रहे हैं, उनको क्लब किया जाएगा और उसको नाम दिया गया है PM धन कृषि योजना। करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत से इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा, और हर राज्य में कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट की पहचान की जाएगी जहां पर इस स्कीम को लागू किया जाएगा। इसके अलावा 2 और अहम फैसले लिए गए हैं पावर सेक्टर से रिलेटेड, ये काफी सिग्निफिकेंट है। एक कंपनी है NTPC, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये फैसला लिया गया है कि NTPC की जो सब्सिडियरी है NTPC ग्रीन, उसके जरिए जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें और बढ़ोतरी की जाए, और उसके लिए कैबिनेट ने 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसका मकसद ये है कि 2032 तक NTPC ग्रीन जो है, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर 60 गीगावाट यानी कि 60,000 मेगावाट कर दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसकी मंजूरी दी गई है। NLCIL के कॉन्टेक्स्ट में 7,000 करोड़ रुपए के फर्दर इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मिली है, यानी कि उसकी जो सब्सिडियरी कंपनी है NRIL, उसके जरिए 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। टारगेट ये है कि 2030 तक जो उसकी अभी की क्षमता है उसको बढ़ाकर 7 गुना ज्यादा बढ़ाया जाएगा, उसको बढ़ाकर 10 गीगावाट किया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मद्देनजर रखने की है, वो ये कि ये सरकार की तरफ से कोई ग्रांट नहीं है इन कंपनीज को। ये दरअसल अप्रूवल है इन PSUs को कि उनके बोर्ड को इस बात की इजाजत मिली है कि वो 20,000 करोड़ रुपए NTPC और 7,000 करोड़ रुपए NLCIL रेज करे मार्केट से। इस बात का अप्रूवल आज कैबिनेट ने दिया है। और जहां तक NLCIL का मसला है, का केस है, उसमें जो उसकी सब्सिडियरी कंपनी है NRIL, उसकी लिस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में शुरू होगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रकाश। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो है NLC इंडिया NTPC की तरफ से, जिस तरह रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस रहेगा। लेकिन एक बार बाजार की क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और देखिए लगातार दूसरे दिन जो है निफ्टी में एक रिकवरी देखने मिल रही है, और ओवरऑल देखा जाए तो मोमेंटम जो है स्ट्रेंथ बना हुआ है। 25,200 लेवल्स पे जो है सपाट यहाँ पे मोमेंटम जो है देखने मिल रही है। SBI की बात करें तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट डेज हाई लेवल पे है, और फंड रेज की अनाउंसमेंट भी हो गई है। QIP का एक्सपेक्टेड है कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए रहेंगे। M&M पे भी देखें तो टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द डे एक अच्छी रैली देखने मिली है। IT सेगमेंट में भी देखें तो कल जो था नास्डैक लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे बंद हुआ था, लेकिन सारे IT काउंटर्स में एक अच्छी बाइंग देखने मिली। और आज याद रखिए टेक महिंद्रा के नतीजे भी आएंगे, और हमने आपको सुबह ही बता दिया था कि ये डार्क हॉर्स हो सकता है। स्टॉक अपने डे हाई लेवल पे जो है ऑलमोस्ट क्लोज हो रहा है, और अर्निंग्स जो है थोड़े ही दिन में जो है आने वाली, और एक्सपेक्टेशन है कि सपाट सेट ऑफ अर्निंग्स रहेंगे। इन्फोसिस में भी एक अच्छी उछाल आई है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में अच्छी मूव आई है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी रिकवरी आई है। लगभग आप कह सकते हैं 100 पॉइंट्स का, माफ करिएगा, एक अच्छी उछाल 57,100 लेवल्स
पे कंफर्टेबली ऊपर देखने मिल रही है और लगातार दूसरे दिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो बुल्स के फेवर में है। अगर आप ब्रॉडर इंडेक्सेस के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स पीएसयू बैंक्स और एफएमसीजी स्पेस में भी जो है अच्छी मोमेंटम जो है हमें आज दिन के ट्रेड में देखने मिली और आईटी सेगमेंट और ऑटो सेगमेंट में भी मिले जुले नतीजे देखने मिले। लेकिन चलिए तपन और सोमिल, आपका जो है हम शुक्रिया करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े हमारे क्लोजिंग कॉल्स में। और इसके अलावा जो है हमारे शो पे आज इतना ही। मुझे और अभिषेक को जो है आज्ञा दीजिए, हम ज़रूर लौटेंगे। इन एसोसिएशन विद एसबीआई, बेस्ट है सबको पता है। सिर्फ खबर मत जानिए बल्कि कंपनी को अंदर से पहचानिए। जब कारोबार होता है दमदार तो शेयर भी दिखाता है रफ्तार। बैलेंस शीट के बड़े राज समझकर बनिए बाजार के बादशाह। बड़ी खबरों और ट्रेंड का गहराई से विश्लेषण मेरे साथ कीजिए डीप डाइव रिसर्च रोज सुबह 9:45 बजे। रास्ता है वही